वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैटिक कीवर्ड का कंसेप्ट। तो स्टैटिक कीवर्ड को क्यों यूज़ करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, उसके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं इसको जो भी चीज़ें सिखाऊं उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं और साथ ही साथ मैं आपको जो भी प्रोग्राम बताऊंगा उसके स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक क्या है भाई? एक कीवर्ड है। कीवर्ड है इसलिए इसे क्या करेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना है। स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसे कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में, ठीक है। इतनी बात समझ गए। स्टैटिक का जो मेन यूज है कि स्टैटिक है किस लिए, स्टैटिक का मेन यूज है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। क्या करने के लिए? मेमोरी को मैनेज करने के लिए। यानी हमें रन टाइम मेमोरी लेना है या कंपाइल टाइम मेमोरी लेना है या कब मेमोरी हमारे वेरिएबल या जिसको भी स्टैटिक बनाया है उसको एलोकेट करना है, ये हम स्टैटिक से डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब जब किसी चीज को बनाना होता है स्टैटिक, तो उसके पहले लगाया जाता है क्या, स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड हम किन किन चीजों के पहले लगाते हैं उसको आप समझिएगा। तो जिन चीजों के पहले लगाते हैं वो हमेशा क्लास के मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? क्लास के मेंबर। मान लीजिए क्लास ABC है, तो इसके अंदर जो भी मेंबर होते हैं उनको हम स्टैटिक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा वेरिएबल है, यानी जैसे हमने इंटीजर a लिखा, ये हमारा एक वेरिएबल है, तो इसके पहले हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, स्टैटिक। क्या लगा देंगे भाई? स्टैटिक। क्लियर है? तो हम स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई मेथड बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए void show नाम का एक मेथड बना दिया, ठीक है, तो ये मेथड हम बना रहे हैं, तो इसके पहले भी हम स्टैटिक लगा करके इसे स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम कोई ब्लॉक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ठीक है, तो इसके पहले भी हम स्टैटिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक क्लास के अंदर जब हम दूसरी क्लास बनाते हैं, क्या बोला मैंने, एक क्लास के अंदर लाइक मान लीजिए XYZ बना दिया, ठीक है, ये हम दूसरी क्लास बनाते हैं तो इसके पहले भी हम लगा सकते हैं क्या, स्टैटिक। इतनी बात तो क्लियर हो गई आई थिंक, ठीक है, कि क्या क्या किया हमने। हमारे अंदर क्लास के अंदर चार चीजें हैं, क्या क्या, एक वेरिएबल, एक मेथड, एक ब्लॉक और एक क्या, क्लास, ठीक है। तो चार चीजें ऐसी हैं जिनको हम स्टैटिक बना सकते हैं। अब इनको स्टैटिक बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझिए। क्लास है, क्लास जब हमारा कंपाइल होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो क्लास के मेंबर यानी वेरिएबल को, मेथड को, नेस्टेड क्लास को या फिर किसी ब्लॉक को कब मेमोरी मिलती है, तो जब ये एग्जीक्यूट होते हैं तो एग्जीक्यूट टाइम इनको मेमोरी मिल जाती है। लेकिन अगर हम चाहें कि भाई हमको इनके जो अंदर कोई वेरिएबल बने हैं, कोई मेथड बने हैं, उनको पहले मेमोरी एलोकेट करना है, क्या करना है, फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन करना है, फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये काम अगर हमें करना है, फर्स्ट मेमोरी मतलब ऑब्जेक्ट के पहले भी, किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले, अगर बिफोर ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा मैंने बोला बिफोर ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के पहले भी मेमोरी किसी को देना है तो वो हम किसके थ्रू दे सकते हैं, स्टैटिक के थ्रू। तो अगर ऑब्जेक्ट के पहले मेमोरी मिला है इसका मतलब है कि उसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात कि जब हम किसी चीज के पहले स्टैटिक लगा देते हैं, किसी चीज यानी वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक या फिर नेस्टेड क्लास, तो वो स्टैटिक बन जाता है और जो स्टैटिक बन जाता है उसको फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। और कब होता है फर्स्ट मेमोरी? फर्स्ट मेमोरी मतलब पहले तो ऑब्जेक्ट को मिलता था लेकिन ये ऑब्जेक्ट के पहले भी मेमोरी मिल जाता है। अब ये मेमोरी मिलता कहां है? ये मिलता है मेमोरी JVM में। कहां मिलता है? JVM में। अब ध्यान से समझिएगा भाई, JVM में जो मेमोरी मिलता है उस मेमोरी एरिया को बोला जाता है परमानेंट जनरेशन। क्या बोला जाता है? मेमोरी एरिया को क्या बोला जाता है? परमानेंट जनरेशन। इसे कई बार परम जन भी बोलते हैं, कई जगह पर आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, PERMGEN, परम जन भी बोलते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। परमानेंट जनरेशन बोला जाता था बिफोर जावा 8। जावा 8 से पहले इसे क्या बोला जाता था? परमानेंट जनरेशन। लेकिन ये बिफोर था, लेकिन जावा 8 के बाद इसे बोला जाने लगा क्या? मेटा स्पेस। क्या बोला जाने लगा भाई? मेटा स्पेस, ठीक है। तो कोई पूछे कि भाई स्पेस जो हमारा मेमोरी स्पेस है वो कहां पे मिलता है, तो JVM में मेटा स्पेस में मिलता है आफ्टर जावा 8।
ठीक है, इतनी बात समझ गए। कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन इंटरव्यू में, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दो बातें हो गई, पहली बात मेमोरी फर्स्ट मिलती है, और दूसरी बात क्या होता है कि जेवीएम में मेमोरी मिलती है, और मेमोरी को बोलते क्या है ये भी आप समझ गए आई थिंक। अब जैसा मैंने कहा कि ये बिफोर ऑब्जेक्ट कॉल होता है, इसका मतलब ये है कि जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये चारों चीजों का, इनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं ये क्लास की मेमोरी एक्सेप्ट करते हैं। किसकी मेमोरी एक्सेप्ट करते हैं? क्लास की मेमोरी एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर कोई बोले कि भाई इनको मेमोरी कहाँ मिलती है, तो क्लास एरिया में मिलती है। हालांकि मैं भी इसको एक्सप्लोर और करता हूं, लेकिन आप ये समझिएगा कि इसे क्लास का एरिया जो मिलता है, ऑब्जेक्ट का एरिया नहीं मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हम स्टैटिक यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि भाई स्टैटिक ये वेरिएबल है, मेथड है, ब्लॉक है और क्लास नेस्टेड क्लास है, इनको हम सेपरेट समझ लेते हैं कि भाई स्टैटिक वेरिएबल बनाए तो कैसे बनाए, उसका प्रोग्राम कैसे बनाए, मेथड और ये ब्लॉक और ये सारी चीजें कैसे बनाया जाता है प्रोग्राम। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं इन सभी चीजों को 1 by 1 समझाऊंगा, साथ ही साथ इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो चलिए जैसा कि मैंने कहा कि हम वेरिएबल्स को भी बना सकते हैं क्या? स्टैटिक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अभी हमने बात की थी कैसे बनाते हैं। कोई भी एक वेरिएबल लिया, सपोज करिए इंटीजर आई लिया, और आई की वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी, और इसके पहले लगा दिया क्या? स्टैटिक। क्या लगा दिया? स्टैटिक। तो जब कभी किसी वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है तो उसे बोला जाता है क्या? स्टैटिक वेरिएबल। क्या बोला जाता है? इसे हम बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो कोई पूछे स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऐसा वेरिएबल जिसको डिक्लेरेशन टाइम पे स्टैटिक कीवर्ड से प्रोसीड किया जाता है उसे बोला जाता है क्या? स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब आइए इसको एक प्रोग्राम के अंदर समझते हैं। तो मैं इसको एक क्लास बना लेता हूँ। ये मैंने एक क्लास बना लिया, क्लास का नाम ABC रख लिया, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब एक मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जिसमें मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूँ कुछ फॉर्म में। तो जैसे मान लीजिए i = i+10 कर दिया, यानी ये कंस्ट्रक्टर जितनी बार कॉल होगा तो हमारी जो i की वैल्यू है वो 10 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहली वैल्यू क्या थी? 10 थी, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 से इंक्रीमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? चलिए इसको हम प्रिंट भी कर देते हैं। तो system.out.println में i को हमने कर दिया क्या? प्रिंट। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args, और इसके अंदर आते हैं, बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय ही कॉल हो जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, जावा वर्ल्ड की प्लेलिस्ट में, और यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिएगा कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो चलिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बनाया ऑब्जेक्ट ABC obj = न्यू ABC। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया ये कॉल हो जाएगा। कॉल होगा तो क्या होगा? i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 20 प्रिंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? i की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। अब इस पे जो जब 20 प्रिंट होगा तो क्या होगा? एक बार बनाया तो 20 प्रिंट हो जाएगा। जब हम अगर अगली बार ऑब्जेक्ट बना दें, जैसे मान लीजिए ABC obj2 = न्यू ABC। ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा भाई? स्टैटिक लगा है। अब यहां पर स्टैटिक का कलाकारी देखिएगा। जब स्टैटिक लगता है तो पहली बात तो फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन होता है, मैं बता ही चुका हूं आपको, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन हो गया। दूसरा काम जो होता है, मेमोरी जो मिलती है वो मिलती है ओनली वंस, एक बार ही मिलती है मेमोरी। ठीक है ना, तो दो चीज हो गई। पहली बात फर्स्ट मेमोरी एलोकेट हुआ, और वेरिएबल को केवल एक ही बार मेमोरी मिल जाती है। और वो जो मेमोरी मिलती है, ये जो ओनली वंस एक बार मिली है, उसमें एक खास बात होती है कि जो उसका वेरिएबल होता है, उसका क्या होता है? वेरिएबल होता है, वो हमेशा होल्ड करता है लास्ट वैल्यू। क्या होल्ड करता है भाई? लास्ट वैल्यू होल्ड करता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक बार मेमोरी मिली और उसको जो लास्ट वाली वैल्यू है वो उसको होल्ड कर लेता है। यानी जब हमने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया तो ये यहां से आ जाएगा कहां पर? यहां पर ऑब्जेक्ट बनाते समय ये कॉल होगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी?
20 हो गई आएगी वैल्यू। फिर इसके बाद ये 20 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। जब हमने दूसरी बार ऑब्जेक्ट बनाया तो भाई इस बार ये वैल्यू फिर से असाइन नहीं होगी कि फिर से 10 असाइन हो जाए, वो 20 ही रहेगी, लास्ट वैल्यू होल्ड करता है। मैंने क्या बोला, होल्ड लास्ट वैल्यू, यानी अब 20 से क्या प्रिंट हो जाएगा इस बार 30। ठीक है, अगर मैं एक बार और बना देता हूं, obj3 कर देता हूं, इसको न्यू abc ऐसे obj3 कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा इस बार 30 इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप तो जो स्टैटिक वैल्यू है वो लास्ट वाली वैल्यू को होल्ड करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब भाई डाउट है, ये तो 10 प्रिंट होएगा, 10 के बाद ये 20 30 प्रिंट होना ही था, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप यहां पर स्टैटिक हटा देते हैं, क्या बोला मैंने, अगर आप स्टैटिक हटा देते हैं तो क्या होगा कि एक बार ऑब्जेक्ट बना तो इसकी वैल्यू 10 से 20 प्रिंट हो जाएगी, लेकिन जब आप अगली बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी वैल्यू फिर से स्टार्ट 10 से ही होगी और इस बार 20 ही प्रिंट होगी। अगली बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर से 10 से स्टार्ट होगी, फिर से 20 प्रिंट होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो स्टैटिक वेरिएबल था, जो ये पहले वेरिएबल जो हमने स्टैटिक बनाया था, वो वैल्यू लास्ट वाली जो होती है उसको होल्ड करके रखता है और उसको जब आगे प्रोसेस में जरूरत होती है तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हम प्रोसेस कराना चाहते हैं तो कर देता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं वो अपना जैसे ही ऑब्जेक्ट की मेमोरी डिस्ट्रॉय होती है, यानी ऑब्जेक्ट का काम खत्म होता है, तो वो फिर से अपने इनिशियल वैल्यू पे चले जाते हैं। तो जब हमें लास्ट वैल्यू को होल्ड कराना हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए। तो चलिए एक इसका और वेरिएशन है स्टैटिक वेरिएबल का, उसको भी एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, चलिए तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं कि जब हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो इंटरनली क्या होता है कि उस स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी जो है कंपाइलर बना लेता है। ठीक है, और जब हम उसे शेयर करना चाहें तो वो उसी कॉपी को हर जगह पर शेयर कर देता है, यानी एक कॉपी बनती है और उसकी जो शेयरिंग है वो बार बार अलग अलग जगह पर हम कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी मेमोरी भी बचती है। तो कैसे होती है शेयरिंग उसकी भी बात करते हैं। हालांकि शेयरिंग का रोल क्या है ये मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि कोई भी क्लास है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें सभी के नाम तो अलग अलग होते हैं, ऑलमोस्ट सब, कुछ लोगों के सेम हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक क्लास में एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं लाइक जावा, तो जावा एक क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जावा जो है वो एक ऐसा डेटा है जो कॉमन शेयर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसी तरह उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो भी एक क्या होता है, कॉमनली सभी स्टूडेंट के नाम के साथ शेयर हो जाता है। जैसे आपकी क्लास में 4 फ्रेंड हैं, चारों अगर जावा पढ़ रहे हैं तो जावा एक ऐसी चीज है जो चारों फ्रेंड में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो जावा को जब हम प्रोग्रामिंग के तौर पे देखें तो उसे स्टैटिक बनाया जा सकता है ताकि उसके लिए हमको बार बार अलग अलग मेमोरी एलोकेट ना करना पड़े। हम एक ही जावा नाम का वेरिएबल बनाएं और उसको अलग अलग हम शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना लेते हैं। क्लास स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बना ली। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अभी सब्जेक्ट, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग सब्जेक्ट नेम। ठीक है, और उसका हम दे देते हैं क्या, जावा। क्या दे दिया, जावा। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है। और एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं, सब्जेक्ट कोड। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं 405। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नाम तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो चलो एक नाम भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूं, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। अभी इसका नाम नहीं दिया हमने, इसको क्यों फिक्स कर दिया, ये कॉमन है, इसे शेयर किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि जो स्टैटिक होता है वो कॉमनली शेयर होता है, तो इसे बना दो क्या, स्टैटिक। क्या बना दिया भाई, स्टैटिक बना दिया। ये 3 चीजें हमने डिक्लेयर कर ली। ठीक है, अब बनाते हैं क्या, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बना लिया
स्टूडेंट नाम से कंस्ट्रक्टर बना लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया नेम, ताकि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सभी का अलग अलग नेम ले सकें और जो भी नेम हमको मिले वो हम स्टूडेंट नेम में असाइन कर दें। क्या कर दें? असाइन कर दें। ध्यान रखिएगा, मैंने इस कंस्ट्रक्टर को इसलिए बनाया है ताकि जब भी ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट में हम नाम पास करें तो वो नाम हमारे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको मिल जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक मेथड बना लेता हूँ, वॉइड डिस्प्ले नाम से मेथड बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे system.out.println में हम सब्जेक्ट नेम, मैं जब इसको आपको दूंगा आउटपुट में तो पूरा कंप्लीट लिख के दूंगा, अभी आप लिखिएगा सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड और मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टूडेंट नेम, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। तीन चीज़ें थी हमारे पास, एक सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड और स्टूडेंट नेम, हमने तीनों को प्रिंट कर दिया। स्टूडेंट नेम में नहीं दिया था जिसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू असाइन की है और उसको हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने कहा था कि भाई जावा और 405 जो है ये इस स्टूडेंट के नाम के साथ शेयर होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान सुनिएगा, अभी मैं आगे चल के हालांकि बताऊंगा। जो नॉर्मल मेथड होते हैं उसके अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं पर उसको वो इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखिएगा, आगे चल के मैं अभी बताऊंगा हालांकि। ठीक है, फिर मेन फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args, इसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ से लिख देता हूँ स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और इसमें हमने नाम दे दिया क्या? संजय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या? अजय। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। यानी क्या होगा कि यहाँ से जो संजय है वो यह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये संजय यहाँ पे नेम को मिलेगा और नेम दे देगा स्टूडेंट नेम को। ठीक है, इतनी बात तो समझ गया। अब अगर हम s1.display प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करें? s1.display, यानी डिस्प्ले मेथड को हम करते हैं कॉल। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा देखिएगा, जो ये संजय नाम है इसके साथ यहाँ पे नेम प्रिंट तो हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट नेम में आ चुका है, यहाँ से ये चीज़ यहाँ आ चुकी है और ये यहाँ से आ जाएगा प्रिंट होने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये प्रिंट तो हो जाएगा। डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं, लेकिन डिस्प्ले मेथड के पास कॉमन शेयर करने के लिए दो डेटा और है जो कि स्टैटिक टाइप का है, वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहें, लाइक मैं system.out.println में लिख देता हूँ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ताकि वो सेपरेट दिख जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि इससे। ठीक है, s2.display, क्या कि मैंने s2.display। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाला जो होगा उसके साथ क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा संजय और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जावा और यहाँ पे हो जाएगा 405। ठीक है, दूसरे वाले के साथ क्या प्रिंट होगा? अजय, फिर से जावा और फिर से 405। यानी जो ये जावा और 405 है, s1 s2 जो हैं ये क्या करते हैं, हमें जो स्टैटिक डेटा है इसको कॉमनली अपने साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अब इसका अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, s1 s2 क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की कॉलिंग मेमोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो स्टैक में होती है। कहाँ होती है? स्टैक में। तो ये हमारा एक स्टैक है मान लीजिए। ठीक है, ये स्टैक है जहाँ पे हमारी क्या होगी, s1 s2 की कॉलिंग होगी। ये s1 और ये s2 इसकी क्या होगी? कॉलिंग होगी। कॉलिंग जब ये करेगा तो इसके पास तो डेटा है भाई, इसके पास क्या डेटा है? संजय और अजय। क्या डेटा है? संजय और अजय। तो मान लीजिए कि इसके पास एक ये डेटा है जो जिसका नाम क्या है? संजय और अजय। ये s1 के पास डेटा है, s1 के पास क्या है? ध्यान दीजिएगा, s1 के पास है संजय, तो ये s1 के पास संजय हो गया और s2 के पास अजय है। ये डेटा है इनके पास।
ठीक है। अब इनके पास क्या शेयर हो रहा है, एक मेमोरी शेयर हो रही है जिसके पास स्टूडेंट नेम में जावा है और सब्जेक्ट कोड में क्या है, सॉरी सब्जेक्ट नेम में जावा है और सब्जेक्ट कोड में क्या है 405। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि मेटा स्पेस के अंदर इसको मेमोरी मिलती है और मेटा स्पेस कहाँ है भाई, जेवीएम में। कहाँ है, जेवीएम में। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, जेवीएम। क्या मान लिया, जेवीएम। तो जेवीएम में किसके अंदर, ध्यान सुनिएगा, मेटा स्पेस में। और मेटा स्पेस कहाँ मिलता है, क्लास एरिया के अंदर। तो क्लास एरिया के अंदर मेटा स्पेस में दो चीजों को स्पेस मिलेगा, एक जावा को, किसको, जावा को, और दूसरा 405 को। ये दो डेटा जो हैं वो क्या होंगे, यहां पर स्पेस मिलेगा, एक जावा को, एक 405 को। क्योंकि ये स्टैटिक है इसलिए इनको जेवीएम में मेमोरी मिलेगी, पहले ही मेमोरी मिल जाएगी। लेकिन जब इनको हम कॉल करेंगे तो ये दोनों एक बार इसके साथ शेयर हो जाएंगे, संजय के साथ, और एक बार शेयर हो जाएंगे किसके साथ, अजय के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफिक में भी समझ में आया होगा कि ये स्टैक है, क्योंकि स्टैक में ही कॉलिंग होती है। ठीक है, ये स्टैक है। तो स्टैक में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये जो हमारा हीप होता है यहाँ पर हमारी वैल्यूज होंगी और जेवीएम के अंदर हमारा स्टैटिक होगा। ठीक है ना, तो स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पर आकर के शेयर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये कैसे शेयर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास नेम डॉट डायरेक्टली वेरिएबल नेम, लाइक यहां पर सब्जेक्ट नेम है, ऐसे भी कॉल किया जा सकता है। कैसे, मैंने बताया, डायरेक्टली क्लास नेम डॉट जो भी वेरिएबल नेम है ऐसे कॉल किया जा सकता है। इसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में। तो स्टैटिक मेथड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड के पहले स्टैटिक लगा देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, स्टैटिक मेथड। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जब कभी भी मेथड के पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो बन जाता है क्या, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को हम बनाते इसलिए हैं ताकि जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको हम अपडेट कर सकें, एडिट कर सकें, उस पर कोई भी चेंजेस कर सकें, इसलिए हम क्या बनाते हैं, स्टैटिक मेथड। ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक मेथड के अंदर हम कभी भी दो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, एक सुपर और एक दिस। ठीक है ना, इतनी बात समझिएगा। क्या मैंने बोला, एक सुपर और एक दिस, और ये बनाया ही जाता है किसके लिए, स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो जब कभी मैंने बोला मेथड के पहले, यानी जैसे मान लीजिए कोई मेथड है, void शो नाम का एक मेथड बनाया है। ठीक है, ये शो नाम का मेथड बनाया है, इसके पहले हम लगा देते हैं क्या, स्टैटिक। तो ये क्या बन जाता है, स्टैटिक मेथड बन जाता है। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये भी हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मैं कोई एक क्लास बनाता हूँ, एक कोई क्लास बनाया, क्लास का नाम ABC रखा, उसके अंदर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया, स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है, और फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया ABC, और इसके अंदर मेथड ही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, void शो नाम का मेथड बनाया। ठीक है, शो नाम का मेथड बनाया और इसमें हमने system.out.println x को प्रिंट कर लिया और इसको बंद कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया और इस बार हमने x इज इक्वल टू x प्लस 5 कर दिया, यानी स्टैटिक वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। ठीक है, या फिर आप इसे कुछ और असाइन कर दें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, और फिर आप इसे कर दीजिए क्या, प्रिंट। क्या कर दीजिए, प्रिंट। ठीक है, तो स्टैटिक जो मेथड होता है उसका मेन यूज ये है कि वो स्टैटिक वेरिएबल्स को अपडेट या एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हम चाहें तो अगेन एक्स को प्रिंट कर सकते हैं इसके थ्रू, या अलग सेपरेट मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेन मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args। अंदर आते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, abc obj इज इक्वल टू न्यू abc। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं किसको, शो नाम को। जैसे ही शो को कॉल करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट हो जाएगी, 10। ध्यान दीजिएगा,
जो भी हमारे स्टैटिक मेथड होते हैं वो कहाँ पे मेमोरी लेते हैं, क्लास के अंदर। तो हमें उनको ऑब्जेक्ट से कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लास नेम डॉट शो नाम का बनाया था, शो नाम के 2 बन गया आई थिंक, इसको शो 1 कर लेता हूँ, मिस हो गया है, तो शो 1 को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक मेथड को भी कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स को अपडेट यानी उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलिए बात करते हैं स्टैटिक ब्लॉक की। स्टैटिक ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी ब्लॉक, ये कोई हमारा एक ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक है, इसके पहले हम स्टैटिक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्टैटिक। तो ये बन जाता है क्या? स्टैटिक ब्लॉक। ध्यान सुनिएगा, स्टैटिक ब्लॉक को भी सबसे पहले मेमोरी मिलेगी। क्या मिलेगी? सबसे पहले मेमोरी मिलेगी। यानी ऐसा ब्लॉक जिसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा है उसको फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन होता है। अब फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन तो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, इस बार मैं इतना फोर्सली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर, और जो हमारा मेन मेथड है, ठीक है, इसके पहले भी मेमोरी मिल जाती है, इसके पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम हमने AB से रखा, उसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक बनाया और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर में लिख दिया हमने क्या? स्टैटिक ब्लॉक। क्या लिख दिया? स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर ABC, सिर्फ ये पता करने के लिए कौन सा पहले कॉल होगा। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इसमें लिख देता हूँ मैं क्या? कंस्ट्रक्टर। क्या लिख दिया? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके बाद मेन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और AGS। ठीक है, मेन फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लिख दिया कि भाई मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, मेन फंक्शन स्टार्टेड। ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया ताकि ये पहले प्रिंट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं ABC OBJ इज इक्वल टू न्यू ABC। भाई ये भी हो गया, और एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख देते हैं मेन फंक्शन एंडेड। क्या लिख दिया? मेन फंक्शन एंडेड लिख दिया। ठीक है, हमने स्टैटिक ब्लॉक को कॉल ही नहीं किया। ठीक है, क्या किया? मेन फंक्शन के अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा दिया, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया ताकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, एक और हमने क्या कर दिया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। लेकिन इन सब के पहले प्रिंट होगा क्या? स्टैटिक ब्लॉक। क्या प्रिंट होगा भाई? स्टैटिक ब्लॉक, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक को मेन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, इन दोनों के पहले ही मेमोरी मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आओगे कि अगर हम कोई चीज सबसे पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसे हम किसके अंदर बना दें? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर बना दें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपके अंदर मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मेन मेथड जो है उसमें भी ये स्टैटिक लगा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो भाई इसको भी तो मेमोरी मिलनी चाहिए, ये पहले कॉल होना चाहिए। हाँ भाई, इसको मेमोरी मिलती है, लेकिन ये क्लास का पहले मेंबर है। ठीक है, और केवल स्टैटिक है, और इसके अंदर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई कि हमको ऑब्जेक्ट बनेगा या क्या होगा। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए पहले ये कॉल होता है, फिर मेन मेथड कॉल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये बात करते हैं नेस्टेड क्लास के बारे में कि जावा के अंदर जो नेस्टेड क्लास होती है उसको स्टैटिक क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब कभी हमें आउटर क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर को इनसाइड यानी इनर क्लास के अंदर कॉल करना है तब हम उसे बनाते हैं क्या? नेस्टेड स्टैटिक क्लास। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास कोई क्लास है आउटर। क्या नाम रख दिया? आउटर। इसके अंदर आए एक स्टैटिक ले लेते हैं वेरिएबल स्टैटिक, स्ट्रिंग ले लेता हूँ स्ट्रिंग STR, और
मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ संजय, ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास के अंदर क्लास बनाते हैं। तो एक क्लास बनाया और इसका नाम रख दिया क्या, इनर। क्या नाम रख दिया, इनर। हमें स्टैटिक को एक्सेस करना है, इसके लिए हम इसके पहले लगा देते हैं क्या, स्टैटिक, ठीक है। इनर रखा और इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले नाम से मेथड बना लेता हूँ, डिस्प्ले नाम से मेथड बनाया और हमने एक्सेस कर लिया किसको, str को। किसको एक्सेस कर लिया, str को, ठीक है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आप ये इनर वाली क्लास क्लोज कर दीजिएगा, आउटर क्लास बाद में क्लोज करेंगे, ठीक है। ये मेन फंक्शन बनाया और अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है ये भी आप देख लीजिए। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें आउटर क्लास का नाम लिखना होता है, फिर डॉट इनर लिखना होता है, फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू और फिर से वही आउटर डॉट इनर, ओके। और फिर हम इससे कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मेथड को। ये इनर के लिए है, आउटर के लिए नहीं है, ओके। तो इनर मेथड का कॉल जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इनर का बनेगा और ये ऑब्जेक्ट कॉल करेगा किसको, डिस्प्ले को, और डिस्प्ले कॉल करेगा str को, और str क्योंकि स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक है तो ये जाएगा इसके पास और इसके पास वैल्यू क्या है, संजय। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, संजय आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो भाई एक चीज़ और है, अगर आपने इस ये वाला जो स्टैटिक है इसको आपने बना दिया क्या, प्राइवेट। क्या बना दिया, प्राइवेट। जैसा मैंने कहा कि आप इन्हें इसको प्राइवेट बना दिया। भाई प्राइवेट तो आउटसाइड एक्सेस नहीं होता, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा इनसाइड एक्सेस होता है। क्यों, क्योंकि जब भी स्टैटिक को मेमोरी मिलती है तो इस क्लास के अंदर ही मिलती है, इनसाइड मिलती है। तो जो इनर स्टैटिक क्लास होता है या नेस्टेड इन स्टैटिक क्लास होता है वो प्राइवेट स्टैटिक डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, ओके। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।